हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो कल हमने विलेन टॉपिक की बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सी चीजों के बारे में बता दिया था, वैकेंसीज के बारे में बता दिया था, और उसके अपने शॉर्ट्स भी डाल दी थी मैंने, वो भी आपने सभी ने देख ली होगी। उसी के साथ साथ अपने बात कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे। तो एक आईडी है लकी बीका नाम की, तो उसके बहुत अच्छे कमेंट आए हैं भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस बच्ची ने। हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, क्योंकि जिस हिसाब से अपना जब YouTube चैनल बना था तब से लेकर उन्होंने कंटिन्यूटी सारी क्लासेस देखी हैं, और मैं गारंटी देता हूं उस बच्ची का सारा साइंस का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनका अपनी क्या ही कहें, और जो पढ़ रहे हैं उनका ऑल द बेस्ट। एक आज कमेंट आया था कि सर आप किस कंट्री से हो, तो मैं कंट्री इंडिया कंट्री से हूं, भारत का निवासी हूं मैं, और ये जो मेरी फेस है वो बाय बर्थ है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में विचार नहीं करते। आज अपना टॉपिक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। वैकेंसी उसके बारे में अपने जिक्र कर ही लिया, तो बार बार उसी के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती ना। चलिए, फिर भी आपके लिए कोई वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज अपना टॉपिक है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण यानी कि अपने पहले पादप जगत पढ़ लिया था, फिर पादप ऊतक पढ़ लिया था, और आज हम बात करेंगे पौधों में पोषण। क्लियर? पढ़ना क्या ये तो आपको पता लग गया होगा। पौधों में पोषण यानी कि पौधों की ही इसमें बात करेंगे। पोषण क्या होता है? पौधे आप जानते हैं पोषण क्या होता है। तो पोषण हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें 7 तत्व होते हैं, वो हमें रूटीन में चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। ये 7 चीजें हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, और ये चीजें हमारे भोजन में होनी चाहिए। देखा जाए तो पौधा छोटे से, मतलब जब हम पौधे को बोते हैं या बीज को बोते हैं, तो वहां से लेकर वो एक संपूर्ण पौधा बनता है, तो वो उसके लिए पोषण तत्व भी उसके लिए जरूरी होते हैं। तो वो पौधे पोषण करते कैसे हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो पोषण, पोषण है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी पोषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पोषक शब्द से। किस शब्द से? पोषक शब्द से पोषण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें, जहां से कि क्वेश्चन बने, कोई इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा पदार्थ यानी कि पोषक क्या होते हैं। अब पोषक क्या होते हैं या पोषक तत्व क्या होते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसे प्रत्येक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है। प्रत्येक जीवधारी, जरूरी नहीं है पौधे, यहां पर जीव जंतु भी आ सकते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ होगा जिसे प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो सूक्ष्म जीवधारी हो या बड़ा जीवधारी हो, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, कोई भी हो, वह अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है। यानी कि अपने जहां पर वो रह रहा है वहां से, पर्यावरण से, वायुमंडल से वो चीजें या पर्यावरण से वो चीजें प्राप्त करता है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करे या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करे, चाहे डायरेक्ट प्राप्त करे चाहे इनडायरेक्ट प्राप्त करे, वो पर्यावरण से ही प्राप्त करेगा, वो आपका क्या होगा? पोषक होगा। इसका उपयोग फिर वो प्राप्त तो कर लेगा। उपयोग किस लिए करेगा? तो उपयोग करेगा वो ऊर्जा के लिए, शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए। देखो ये शब्द आपको थोड़ा भारी पड़ रहे हैं कि शारीरिक घटक, जैव संश्लेषण, भारी पड़ रहे हैं ना, लेकिन ये शब्द भारी नहीं, बहुत इजी है। अब देखिए, अपने एक बार पौधों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अपने ऊपर सोचते हैं क्या कि हम पोषक तत्व में 7 चीजें खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, खाद्य रेशे, जल, ये 7 चीजें अपने यूज करते हैं अपने भोजन में। तो अपने किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? तो मैंने आपको बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि हम अपनी ऊर्जा के लिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है, आप बैठे हो, लिख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो, तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है ना, उस ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन होता है शरीर के निर्माण में। कभी आपने सोचा है कि जब आप छोटे होते हो, जब आपका बर्थ हुआ था तब आप इतने से थे, लेकिन आज आप इतने बड़े हो गए हो, कैसे हुए, है ना? वो चीज, उसके बाद में हमारी बॉडी में जो स्किन होती है उसमें क्या वसा होती है, हमारे वायुमंडल में बहुत से रोग कारक होते हैं, हम उनसे कैसे अपना रोगों का बचाव करते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो यही तो है ना शारीरिक घटकों का जैव संश्लेषण।
ऊर्जा के लिए शारीरिक घटकों का जैव संश्लेषण, जैसे कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, जनन हो रहा है, ये सारा काम तो कर रहा है, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए और शरीर को डेवलप करने के लिए चीजें चाहिए। वो सारी की सारी हमें कहां से प्राप्त होती हैं? हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी, इसलिए हम पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो पौधों में पोषण की बात कर रहे हैं, तो पौधे भी तो ये सारी चीजें करते ही हैं, जनन करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये सारी चीजें वो करते हैं, तो उनको भी ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए चीजें चाहिए, अपना फल फूल बनाने के लिए उनको चीजें चाहिए, तो वो कहां से आएंगी? पोषक पदार्थों से आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी ना दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो। किसकी? पोषण की, कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे या अपना वो पोषण कैसे प्राप्त करेंगे या अपना पोषण कैसे करेंगे, उसकी दो विधियां होती हैं पौधों की। अब अपनी बात सिर्फ पौधों की करेंगे, बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, अब साथ के साथ इसलिए मिटा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अभी भी इसमें जो खास बात नहीं थी तो आप ऐसे करो, इसका ना इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को आप संभाल के रखना, ठीक है, अपने पास रफ कॉपी रखना। जैसे जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं या जो यहां पर आप लिख रहे हो, एक एक लाइन में यहां पर आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन, तो वो साथ के साथ रफ कॉपी में नोट डाउन करते चलना, और बाद में आप इसके रफ जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें आप नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। पहला है स्वपोषी। कौन सा पोषी? स्वपोषी। यहां पर थोड़ी सी हिंदी इंक्लूड करते हैं। स्वपोषी, स्व का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है खुद, और पोषी का मतलब पोषण, यानी कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या हम स्वपोषी हैं? अब कई कहेंगे कि हाँ जी सर, मैं तो आपकी रोटी खुद बनावा, हॉस्टल में रहवानी, तो वो चीज नहीं होती। स्वपोषी का मतलब होता है, क्योंकि देखो आप भोजन तो खुद बना रहे हो। कैसे खुद बना रहे हो? क्या आपने गेहूं को खुद उत्पन्न किया है? नहीं किया, वो तो पौधों ने किया है ना। लेकिन पौधे होते हैं ना, वो स्वपोषी ही होते हैं लगभग। ठीक है, जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो जीव या पौधे अपने भोजन का निर्माण होते हैं वो स्वयं करते हैं, यानी कि वो किसी से हेल्प नहीं लेते। ऐसे नहीं भी हाँ आप मुझे ये चीज प्रोवाइड करो, आप अब जैसे आप कहोगे हम स्वपोषी हैं, तो आप गेहूं भी बाजार से लेके आते हो, सब्जी भी बाजार से लेके आते हो, तो आप दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, तो आप स्वपोषी नहीं हो। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो होते हैं स्वपोषी। और आपको पता है स्वपोषी पौधे अपना भोजन किस विक्रिया द्वारा बनाते हैं? वो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। बहुत बार मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण का जिक्र कर दिया, डीपली से डीपली जाकर मैंने डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसमें भी अपनी बात करेंगे, टॉपिक में है तो चीज छोड़ तो नहीं सकते ना, चीजें करवाऊंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम्पल में देखें तो सभी हरे पादप, सभी हरे पादप, ये देखो खास बात क्या लिखी हुई है, हरे पादप, सभी हरे पादप। इस बात पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि जो हरे पादप होते हैं उनमें पाया जाता है प्यारे बच्चों क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, या इसको बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोफिल या हरित लवक पौधे में पाया जाता है, जिस वजह से पौधे हरे होते हैं। तो सभी हरे पौधे, कुछ नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि BGA क्या है, तो आप बोलोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल। इसे साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में भी रखा गया, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे मैं शैवाल वाले टॉपिक में इसको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, जो अपना शैवाल टॉपिक था ना, उसमें मैं इसको शैवाल को पूरा अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु, यहां पर सभी जीवाणु नहीं दिया प्यारे बच्चों, कुछ जीवाणु दिया है, कुछ जीवाणु। ठीक है, अधिकांश एक कोशिक जीव, एक कोशिक जीव, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो सभी हरे पादप होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे, कुछ जीवाणु होंगे, और अधिकांश एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव वे होते हैं प्यारे बच्चों जिनका शरीर केवल एकमात्र कोशिका से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा।
क्या होता है एक कोशिक जीव? अमीबा होता है। या तीसरी चौथी क्लास जहां से अपने साइंस लगनी शुरू हो जाती है वहां पर ही ये चीज अपने को बता दी जाती है। क्या होता है एक कोशिक जीव? तो अधिकांश एक कोशिक जीव आपके क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्वयंपोषी समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर। स्वयंपोषी से नहीं डालेगा कि स्वयंपोषी क्या होते हैं, तो आपको पता ही है स्वयंपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं वगैरह वगैरह, ये आपकी बात तो पता ही है ना। तो वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन डालेगा, एग्जाम्पल को जरूर फोकस में रखना। चलिए अगला है परपोषी। वही नाम का खेल है, परपोषी, यानी कि पर का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर। पर का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर। ठीक है, तो वे पौधे या वे जीव अपने भोजन का संश्लेषण या निर्माण स्वयं नहीं करते। संश्लेषण या निर्माण दोनों एक ही बात होती है। तो अपने भोजन का निर्माण या अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो वे दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो कैसे ही करें, चाहे वो कैसे ही करे, दूसरे से स्पर्धा करके करें, सहोपकारिता करके करें, मतलब उसके जैसे सहजीवी संबंध बनाकर रहे, परजीवी हो, परभक्षी हो, कैसे भी हो, वो सारी हमने बातें पिछली क्लास में कर ली थी, है ना, कि परभक्षी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, पिछली क्लासों में इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई शब्द आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। चलिए, तो वह दूसरे पर निर्भर होते हैं जैसे सभी जंतु। चलिए मुझे एक बात बताइए, हम पादप हैं या जंतु? हम पादप हैं या जंतु? हम हैं जंतु, तो हम क्या है? परपोषी है। तो सभी जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। कवक भी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। वैसे कवक होते परपोषी हैं, लेकिन इन्हें परजीवी की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो, कुछ एक कोशिक जीव, कुछ यहां पर देखो क्या लिखा है, अधिकांश एक कोशिक और कुछ एक कोशिक। यानी कि अगर देखा जाए तो ज्यादातर एक कोशिक जीव स्वयंपोषी होंगे, लेकिन कुछ एक कोशिक जीव परपोषी होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक एक लाइन क्लियर हो रही है? अभी तक कितनी स्लाइड से अपने को क्या क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं इसको रफ करूंगा। तो स्वयंपोषी आप जानते ही हो, एग्जांपल्स याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये और दूसरा परपोषी से बनता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या होता है अगर आप देखना चाहो तो वो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे बस, और कोई खास बात अभी तक नहीं है। इनसे भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल होता है, ये सारी बातें आपको मैं करवा चुका हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलें, और अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे बोलिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए, पौधों में पोषण के विभिन्न तत्वों की भूमिका। अब पौधों में पोषण की बात करें तो पौधों में पोषण होता है, विभिन्न तत्व होते हैं उसमें। अब देखो शब्द आ गया तत्व। अब कई बच्चे पूछेंगे सर तत्व क्या होते हैं? तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में या हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने जितने तत्वों की खोज की है वो तत्व है, कुल तत्व 118 तत्व है। कितने हैं? 118। इन 118 में से 98 तो पाए जाते हैं प्रकृति में। किसमें पाए जाते हैं? प्रकृति में। और बाकी बचे हुए 20 मानव निर्मित है, यानी कि वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, मानव निर्मित है। ये वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। केमिस्ट्री को मैं अच्छे से इसमें करवा चुका हूं। बाकी अगला टॉपिक 2 या 3 टॉपिक के बाद में जब अपने केमिस्ट्री करेंगे तो वहां पर पूरी पीरियोडिक टेबल होगी, तो मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल कराऊंगा। एनसीईआरटी ने पीरियोडिक टेबल को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर आपने केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दी ना, तो इससे अच्छा केमिस्ट्री हटा दो फिर, क्योंकि सारी केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल पे है, और पीरियोडिक टेबल जल्दी से ना तो समझाई जा सकती है और ना ही जल्दी से समझ में आती है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो तत्व होते हैं हमारे पृथ्वी में इतने। तो इन तत्वों की बात करें, अब तत्वों की वैसे परिभाषा देखें तो उसके बारे में मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बता देता हूं। तत्व क्या होता है? तत्व में समान परमाणु होते हैं। परमाणु क्या रहते हैं? हमेशा समान रहते हैं, बस यही खास बात होती है इनकी। ठीक है, तत्व ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसको आप अगर तत्व को ध्यान से देखना चाहते हो तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से तत्व वाला टॉपिक है, वहां से आप उसको देख सकते हो। चलिए, पौधे में वृद्धि के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। कितने तत्व चाहिए? 17 तत्व चाहिए पौधे को। कितने चाहिए? 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। कितने तत्व चाहिए? 17 तत्व पौधे को चाहिए।
ठीक है। अगर इन 17 में से एक भी तत्व कम हो जाता है, या पौधे को अगर 17 में से एक भी तत्व ना मिले, तो भी पौधे की वृद्धि विकास रुक जाएगा, या उसमें मतलब अवरुद्ध पैदा हो जाएगा। ठीक है, रुकावट पैदा हो जाएगी। तो 17 होने ही चाहिए। ठीक है, तो पौधे को 17 तत्व चाहिए। जैसे हमें 7 पोषक जो भोज्य पदार्थ चाहिए, हमें जो 7 पोषक पदार्थ चाहिए ना, कौन कौन से, बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये याद होने जरूरी है। वही 7, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, खाद्य, रेशे और जल, बस ये 7 हमें चाहिए। तो पौधे को ये 17 चाहिए। ठीक है, इन 17 को उन्होंने क्या कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो होता है दीर्घ मात्रिक और एक होता है लघु मात्रिक। ठीक है, 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया 17 को। एक होता है दीर्घ, का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, और लघु का मतलब होता है कम मात्रा में। लघु की जगह कहीं कहीं आपको अल्प लिखा हुआ भी मिल सकता है, अल्प यानी कि कम मात्रा में। ठीक है, पौधे को दीर्घ और अल्प मात्रा में तत्व चाहिए। ये 17 तत्वों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, एक तो दीर्घ में यानी कि जो ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए, और एक अल्प जो कि कम मात्रा में चाहिए। अब आप सोचोगे सर कम मात्रा में चाहिए तो जरूरत क्या है, कम मात्रा में चाहिए तो फिर इससे अच्छा ना ही लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मात्रा कम चाहिए लेकिन चाहिए। जैसे अपने खाना बनाते हैं तो नमक अपने चुटकी भरी डालते हैं ना, लेकिन अगर ना डालें तो सब्जी का टेस्ट आता है, नहीं आता। वही बात है, जीरा थोड़ा सा ही डालते हैं लेकिन फिर भी डालते हैं ना, वही चीज है। चीज जरूरी होगी, उसके बिना वो चीज अधूरी रहेगी। ठीक है, तो इन सब अगर देखें तो दीर्घ अपने पास कितने हैं प्यारे बच्चों, दीर्घ 9, और पीछे कितने बचे, 8। लघु हो गए अपने पास 8। दीर्घ यानी कि 9 तत्व ज्यादा और 8 तत्व कम चाहिए। तो दीर्घ की बात कर लेते हैं। दीर्घ मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व पौधे में आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, यानी कि इन तत्वों की पौधों को जो आवश्यकता है वो ज्यादा मात्रा में होगी। मतलब भारी मात्रा में पौधे को वो तत्व चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारी मात्रा में पौधों को वो तत्व चाहिए। तो वो तत्व कौन कौन से हैं, नोट डाउन करो भाई साथ के साथ। पहला है आपका कार्बन, C फॉर कार्बन। थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाओ। कार्बन कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन, कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। उसके बाद में नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। उसके बाद में फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। उसके बाद में पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। उसके बाद में कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। उसके बाद में मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। उसके बाद में सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर 16 नंबर पे आता है। ये होते हैं परमाणु क्रमांक। अब बोलोगे सर आप बीच में केमिस्ट्री क्यों डाल रहे हो, तो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं इसीलिए। अगर साइंस पढ़नी है तो चीजों को कनेक्ट किया करो। जैसे ही आपको कार्बन मैंने शब्द बोला तो आपकी माइंड में फटाक से आ जाना चाहिए था कि परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। इस तरह से चीजें आप रिलेट करोगे तो चीजें ज्यादा याद होती है और जल्दी याद होती है। ये तो डायरेक्ट मैं ये बता के काम खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, चीजें एक्स्ट्रा इसीलिए बताता हूं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें अटके, इसलिए चीजें बताई जाती हैं एक्स्ट्रा। नहीं तो क्लास ये मैं 20-25 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लाइन लिखी हुई है फटाफट बोल देता खत्म हो जाती। नहीं, वो चीज नहीं होती। पढ़ाने का मतलब यही है ना, चीजों को रिलेट करना सीखो। ठीक है, तो कार्बन आपको चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, आपका पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए। ये इतने तत्व पौधे को दीर्घ मात्रा में चाहिए। नोट डाउन कर लेना, काम आएगा अभी। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अगला है अल्प मात्रिक तत्व, यानी कि लघु मात्रिक तत्व या अल्प मात्रिक तत्व। पौधे में इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। आवश्यकता कम मात्रा में, आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। आवश्यकता क्या होगी आपकी, इसकी कम होगी। ठीक है, तो अब इसके भी थोड़ा नाम देख लेते हैं, इसके भी थोड़ा सा नाम अपने देख लेते हैं। आयरन, Fe, फेरम, इसको आयरन भी बोलते हैं, फेरम भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं। 3 नाम है इस Fe के। उसके बाद में है आपका Zn, इसको जिंक भी बोलते हैं और जस्ता भी बोलते हैं, जिंक या जस्ता। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं नाम, इसको आयरन या लोहा। ठीक है, उसके बाद में है कॉपर, Cu,
इसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर के साथ साथ इसे क्या बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं। कॉपर के साथ साथ इसे क्या बोलते हैं, इसे तांबा भी बोलते हैं। उसके बाद में Mn यानी कि मैग्नीज, क्या बोलते हैं, मैग्नीज बोलते हैं। इसके बाद में बोरॉन, बोरॉन यानी कि बोर कर रहा है ना ये। उसके बाद में MO मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, कैसे कैसे नाम है पर कोई इलाज नहीं है, याद रखना पड़ेगा। Cl क्लोरीन, ठीक है, लिख लो भाई। Fe कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। Zn कितने नंबर पे आता है, 30 पे आता है। कॉपर कितने नंबर पे आता है, 29 पे आता है। Mn कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम का कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये आपका होमवर्क रहेगा। बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम का आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि कौन कितने नंबर पे आता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अब आते हैं क्रांतिक तत्व। यहां से बात है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रांतिक तत्व। नोट कर रहे हो ना साथ के साथ, या वेट करूं? चलो 1 मिनट वेट कर ही लेते हैं। चलिए हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं हुआ तो। क्रांतिक तत्व, अधिकांश मृदाओं में क्रांतिक तत्व क्या होते हैं उसकी देखते हैं। अधिकांश मृदाओं में N2 यानी कि नाइट्रोजन, लिख देता हूं मैं यहां पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है। अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है। अतः भूमि में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इन तीनों तत्वों को खाद के रूप में डाला जाता है। ध्यान से देखो, अगर खेती करने वाले बच्चे हैं तो वो इस चीज को पकड़ लेंगे। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, NPK खाद का नाम है ना, NPK खाद का नाम यह उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में अपने इसे भूमि में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि समय के साथ, या जैसे अपने एक फसल उठाते हैं, जैसे एक फसल की कटाई कर ली, दूसरी फसल बोनी है, तो हमें लगता है ऐसे कि भूमि में उपजाऊ क्षमता कम हो गई है या उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो गई है, तो हम इस उर्वरक को या इस खाद को अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, NPK मार्केट में आती है, देख लेना। ठीक है, मैं उस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप ये खाद डालिए, बस मैं तो नाम रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं अटक जाए। ठीक है, मैं किसी भी कोई भी खाद की कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ अपने साइंस से रिलेटेड बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो NPK ये क्रांतिक तत्व होते हैं, याद रख लेना, ये क्रांतिक तत्व होते हैं। याद करो हरित क्रांति, चलो रिलेट करते हैं। हरित क्रांति क्या थी? कृषि से संबंधित थी ना, जो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित है, तो यहां ये भी तो कृषि में उपयोग होता है। NPK कृषि से, क्रांतिक से कृषि, बस चीजों को रिलेट करना दिमाग में आ जाएगा। क्रांतिक तत्व NPK, क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अपनी बात करेंगे आगे, तत्वों की भूमिका, यानी कि हमने जो 17 तत्व की बात की है, उन तत्वों के बारे में अब अपनी बात करेंगे। 17 तत्वों की बात की है, 17 तत्व होते हैं, 9 दीर्घ होते हैं और 8 अल्प होते हैं। तो पहले 3 तत्वों का हम एक साथ बात करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को मैं एक बार इकट्ठा लिख के लिखता हूं, CHO। ठीक है, अब देखो आपको पता है पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए होती है? एक तो CO2 और एक H2O मेनली। फिर उसके बाद में क्या चाहिए था? सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 2 चीजें चाहिए। क्या बनाता है वो? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ध्यान से देखो इन दोनों तत्वों में क्या है, ये तीनों तत्व इन दोनों यौगिक हैं।
आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये आपके यौगिक होते हैं। तो ये तीनों तत्वों से आपस में मिलकर बने हुए हैं ना, ध्यान से देखो। इन तीनों तत्वों से मिलकर ये दो यौगिक बने हैं। तो कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं ये। किसमें हेल्प करती हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में ये हेल्प करते हैं। कौन? आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की बात कर रहे हैं। अब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। अगर आपको तत्वों से यौगिक बनाने नहीं आते तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाइए, वहां पर देखिए, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। चलिए, अब पौधे आवश्यकता के अनुसार इसे वायुमंडल से, पौधे यानी कि पौधे को जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत होती है उतनी ही वो वायुमंडल से H2O यानी कि जल, H2O यानी कि जल व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह है कि पौधों को इन तीन तत्व चाहिए अगर उनको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करनी है। यानी कि उनको इन जरूरत होती है, तो इनको अकेले नहीं, अकेले पौधा कह देगा नहीं मुझे तो कार्बन चाहिए अकेला, नहीं मुझे तो अकेला ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मुझे अकेली हाइड्रोजन चाहिए, नहीं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्यों चाहिए इसका उत्तर अपने बाद में देंगे भी, इसको क्यों चाहिए। अगर इनको चाहिए तो ये दो ही चाहिए ना, देखा जाए तो ये दोनों इन तीनों से मिलकर ही बने हुए हैं, इसलिए इसने तीनों को इकट्ठा कर दिया। समझ में आ रही है? अब आप लोग सर इन तीनों को अलग अलग करवा देते, अलग अलग करवाते तो करवा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये इसे यौगिक के रूप में चाहिए, अकेले नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहां से चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपको पता है जल भी वायुमंडल में उपलब्ध है और ऑक्सीजन की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वायुमंडल में उपलब्ध है। ठीक है, तो अगर क्लास बोरिंग लग रही हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रही हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। अभी क्लास लगभग 40 मिनट और जाएगी। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी बात कर रहा है? इन तीनों तत्वों की बात कर रहा है, इन तीनों की। तो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विक्रिया करके पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहां देखो ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्लियर? और क्या अगली, अब इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अब चीजें सारी की सारी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग अब कुछ नहीं है। अगली बात है O2 यानी कि ऑक्सीजन। O2 की बात करें, O2 जीवित कोशिकाओं में श्वसन में सहायक। चलो मुझे एक बात बताओ, श्वसन क्या होता है? कुछ बच्चों का, अगर कुछ बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो उनका मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। देखो, श्वसन अगर पूछोगे श्वसन क्या होता है, सर श्वसन तो सांस लेना होता है ना? फिर उसके बाद में बोलेंगे कि नहीं सर, श्वसन सांस लेना नहीं होता, श्वसन होता है शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना। सांस लेना भी सही है, शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। फिर आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, O2 को ग्रहण करना, CO2 को निकालना, ये भी सही है। लेकिन अब आप छोटी क्लासों में नहीं हो, आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कल को आप ALP बनोगे, टेक्नीशियंस बनोगे, इंजीनियर बनोगे और TT वगैरह बनोगे और भी बहुत से लैब असिस्टेंट बनोगे, तो वहां पर ये थोड़ी कहोगे कि श्वसन सांस लेना होता है, नहीं। ठीक है, वहां पर आप बोलोगे, वैसे वो पूछेगा नहीं आपसे कि श्वसन क्या होता है, वो तो रिटन एग्जाम में आपसे पूछता है, वहां पर नहीं पूछते। वापस जो आपको काम दिया होता है वो काम ये आपको करना होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा बनाना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस बात का मतलब ये है। तो मैं आपको थोड़ी सी अब हेल्प कर देता हूं। श्वसन समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो उसकी मैंने अलग से अपने श्वसन वाली वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। O2 जीवित कोशिकाओं में, कौन सी कोशिका? जीवित। ये मान लीजिए अपनी कोई सेल है, कोशिका है। आप कोशिका में एक ऑर्गन होता है, उसको जानते ही हो, कौन सा ऑर्गन? इस प्रकार से, शायद आप जानते ही होंगे, रफली बनाया है मैंने, लेकिन आप जानते हो इस ऑर्गन को। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी वो आपको पता ही है। अगर नहीं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आपने और विस्तार से पढ़ना है
तो कोशिका वाले चैप्टर में जाकर आप पढ़ सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोर कर दिया, ये क्लास देख लो, वो क्लास देख लो, क्या क्या देखें हम, सिलेक्शन लेना तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी खोज कोहली करने की थी, आपको पता ही है। चलो पॉइंट पे आते हैं। अब कोशिका ने, अब मान लीजिए पौधे ने ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज बनाकर पौधे के सभी कोशिकाओं में भेज देता है, C6H12O6। ठीक है, अब ये ग्लूकोज है, हमने भोजन किस लिए करते हैं, ऊर्जा निर्माण में, तो इस ग्लूकोज से टूटकर ऊर्जा बनती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज होता है और यहां से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो समीकरण बनती है C6H12O6 प्लस O2। कहां होती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां से टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP ऊर्जा। ATP का पूरा नाम बहुत बार बता दिया है, आज फिर बताता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर आपकी बातें सारी सच होती है। यहां पर क्या हुआ, O2 ग्रहण, CO2 बाहर, यही तो शोषण है। शोषण का सही मतलब यही है। ठीक है, तो इस बात का मतलब है, चलो ये एक बार नोट करो आप। चलो, और जीवित कोशिकाओं में श्वसन में सहायक होती है, बिल्कुल। अगली बात क्या कह रहे हैं, पौधे की कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य के निर्माण में तीनों तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये बात अगर मैं चाहूं तो इसको एक लाइन में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गहराई में लेके जाऊंगा, थोड़ा सा गहराई में लेके जाऊंगा। एक एक शब्द रिलेट कराता हूं मैं, आपको दिक्कत वाली बात कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पौधे की कोशिका भित्ति, चलो ये है मान लीजिए कोशिका, अपने पादप का पोषण पढ़ रहे हैं तो पादपों की बात करेंगे। ये कोशिका भित्ति होती है, उसके ऊपर बाहर वाली परत। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है किसी को ध्यान, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो बनी होती है, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये जो सेल्यूलोज होता है ना, वो आपका एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। सर अब ये नया शब्द आप क्या लेके आ गए, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु मिलकर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज ही तो होता है, और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। होगी बात प्रूफ। कोशिका की भित्ति व जीव द्रव्य के निर्माण में तीनों तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं। लो कर दिया आपके सामने प्रूफ। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बहुत अधिक अणु होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र इसमें C6H12O6। क्लियर, एनी डाउट, होना ही नहीं चाहिए, संभावना ही नहीं पैदा होती। यहां पर आपके तीन शब्द, तीन तत्व हो गए हैं, कौन कौन से, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अगले तत्व की अपनी बात करते हैं। अब अगला तत्व को उठाते हैं। N2, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। इतनी ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, हाँ जी इतनी ज्यादा पाई जाती है। एक बात और बताऊं, चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में भी यही गैस भरी होती है। एग्जाम में पूछा था, जेल पर एग्जाम में पूछा था, और 2023 में शायद हुआ था EMRS का, हॉस्टल वार्डन का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और 2024 में या शायद 2023 में एग्जाम हुआ था, 2024 में हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, चलिए, पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल जी, वायुमंडल में है तो वायुमंडल से प्राप्त करेंगे, और सौदा दुकान थोड़ी ले गया होगा, है ना। चलिए, पौधे में अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, पौधे में प्रोटीन के निर्माण में, पौधे में प्रोटीन के निर्माण में, किसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में।
मैंने प्रोटीन निर्माण क्यों बोला है यहां पे? मैंने तो क्या बोला, वैसे एनसीईआरटी ने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि प्रोटीन की एकलक जो इकाई होती है, प्रोटीन एक बहुलक होता है, तो प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है ना, वो होती है एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल। और इस एमिनो अम्ल में NH2 ये इसकी स्ट्रक्चर होती है एमिनो अम्ल की। तो यहां पर देखो, इस एमिनो अम्ल में नाइट्रोजन है या नहीं है? ये नाइट्रोजन रही तो ये नाइट्रोजन एमिनो अम्ल बनाएगी। ये एमिनो अम्ल की एकलक इकाई है। ये एकलक इकाई मिलकर बहुलक बनाएगी तो वो प्रोटीन बनाएगी। तो प्रोटीन कब बनेगा? जब नाइट्रोजन होगी तभी तो प्रोटीन बनेगा। आई समझ में? खुद प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और अगर आपने सुना होगा कि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्यों दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली 15-20 मिनट की क्लास है, एक अलग से टॉपिक डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। बाकी इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि जो दलहनी पौधे होते हैं, कौन से? दलहनी पौधे होते हैं, उनका कुल होता है कौन सा? लेग्यूमिनेसी। कौन सा? लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम भाई साहब अकेला होता है, बिल्कुल मेरी तरह, आपकी तरह। अब खाना बनाने वाली तो होती नहीं है ना, खाने बनाना वाला होता है, क्या करे बेचारा। तो ये फिर इस दलहनी पौधों के पास आता है, क्या यार ओखो है काम, मन तो घरों काट दियो ना, तो रोटी दे ना रहने जगह है। तो ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप बोलते हैं कि मैं तन राख तो लेंगा लेकिन मारो के फायदो, यानी कि हम तुझे रख तो लेंगे लेकिन हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये बोलता है कि भाई साहब आप मुझे ना बस एक रहने के लिए जगह दे दो और खाने के लिए खाना दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलेगा चलो आपको दे दिया लेकिन हमें उससे क्या फायदा मिलेगा। तो ये फिर राइजोबियम बोलता है कि भाई साहब आप है ना जो बाजार से मतलब तैयार करके जो नाइट्रोजन आपको पता है वायुमंडल में 78% है, वो बोलते हैं हाँ 78% तो है, क्या आप इसको डायरेक्ट वायुमंडल से खींच सकते हो? वो बोलते हैं नहीं यार, हमें तो फिर खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है, हमारा जो मालिक होता है हमारे अंदर वो खाद डालता है तब हम पनपते हैं। तो ये कहता है आज से ऐसा नहीं करना, आपको जो वायुमंडल की जो 78% नाइट्रोजन है ना, आपको जितनी नाइट्रोजन चाहिए मैं आपको उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके दे दूंगा, आपको बाजार से नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो मेरा काम है। तो आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये बोलता है फिर वो तो बहुत बढ़िया काम है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। ऐसा संबंध सहजीवी संबंध होता है, ये आपको पता ही है, मैं बहुत बार इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं अपनी क्लासों में। तो इसीलिए अब वही बात है, फ्री को मामला होगा तो जितो मर्जी दबे आओ, है ना, फ्री को तो मैं जहरी छोड़ा कौन छोड़ा की मिल जो फ्री को। तो अब उनको दलहनी पौधों को फ्री का नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलता है तो ये खूब उसका यूज करते हैं और उससे खूब प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर? ये चीजें मैंने सिर्फ आपको दिमाग में अटकाने के लिए कहानी टाइप बताया है, बाकी इसका रीजन यही होता है मेनली, बस ये बंदों का जो नाम नूम लिया है ये वैसे मैंने फनी टाइप क्लास को थोड़ा सा बनाने के लिए लिया है ताकि आपको दिमाग में अटक जाए। मेनली राइजोबियम और लेग्यूमिनेसी के बीच में सहजीवी संबंध होता है, इसकी वजह से दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है भाई? क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आपके डीएनए और आरएनए, दोनों की फुल फॉर्म लिखना कमेंट सेक्शन में, डीएनए और आरएनए की, डीएनए आरएनए दोनों की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ये बोल रहा है कि जो N2 होती है वो पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भी हेल्प करती है, यानी कि डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी हेल्प करती है। जब आपको 12th क्लास की बायोलॉजी करवाऊंगा वहां पर मैं आपको डीएनए टॉपिक करवाऊंगा, तो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है पूरी स्ट्रक्चर बनती है, कैसे डीएनए बनता है, कैसे डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है, वो सारी की सारी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल में हेल्प करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर देखनी है तो 12th क्लास की बायोलॉजी आप लैब असिस्टेंट में तैयारी करूंगा तो उस क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा। और फिर भी आप आनुवंशिकता वाले चैप्टर में देख लेना, वहां पर मैंने ये चीज बताई हुई है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब अगर N2 की कमी हो जाए तो पौधे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसकी कमी से पौधे में वृद्धि रुक जाती है। लो जी, अब आपको पता है प्रोटीन पौधे में वृद्धि के लिए हेल्प करता है, न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, नई सेल्स बनेगी,
नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो नए अंगों का प्रोटीन अगर आपने किया हो तो प्रोटीन अंगों के विकास में हेल्प करता है, शरीर के अंगों के निर्माण में हेल्प करता है। न्यूक्लिक अम्ल बनेगा तभी तो नई सेल्स बनेगी, गुणसूत्र बनेंगे। अब इसकी कमी होगी तो प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। न्यूक्लिक अम्ल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये दोनों नहीं बनेंगे तो पौधा वृद्धि करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसकी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। और इसकी अगर अधिकता हो गई, कमी से तो पौधे वृद्धि रुक जाएगी, और अगर ज्यादा हो गया तो भी नुकसान। क्या होगा, तो भी नुकसान। क्या नुकसान होगा, पौधे में फूल विलंब से उगते हैं, यानी कि पौधे में फूल होंगे वो देरी से उगेंगे। बस ये अपना नाइट्रोजन हो गया कंप्लीट। बोर तो नहीं हो रहे? आप देखते हुए बोर नहीं हो रहे। मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं, मैं भी हो ही रहा हूं, पर मैं नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी तक देखा ही नहीं हुई कितनी देर होगी मुझे पढ़ाते हुए। क्या करना देख के, काम तो या तो करो ही मत करो, तो पूरा दिल से करो। टाइम देखकर पढ़ाई की तो फिर क्या किया। चलिए अगला है सल्फर। इसको एस से लिखते हैं, सल्फर। वैसे आपको एक चीज बताऊं, सल्फर एक ज्वलन मतलब जलने में सहायक वाला तत्व है। ये जलने में हेल्प करता है चीजों को। अदरक खाई है कभी कच्ची, लहसुन खाया है कभी कच्चा, प्याज खाए हैं कभी कच्चे, खाकर देखना, आपको मतलब कड़वे टाइप लगेंगे, अंदर से आपके मुंह के अंदर जलन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सर्वाधिक सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सरसों के तेल में जो कच्ची सरसों का जो तेल होता है, ठीक है, उसमें भी सल्फर होता है। कभी आप देखना, सरसों का तेल होगा ना, उसमें आप माचिस की तीली जलाकर डाल देना, तीली बुझ जाएगी। लेकिन जलती हुई आग में सरसों का तेल डाल देना, आग और ज्यादा जलेगी। ठीक है, तो सल्फर तब जलने में सहायक होता है। एक्स्ट्रा बातें थी बता दी, लेकिन अब पौधे पर बात करेंगे। पौधे में प्रोटीन व जीव द्रव्य के निर्माण में, ये प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, जो खास बात होगी मैं उस पर जोर दे दूंगा। कमी, सल्फर की कमी से क्या होगा, पेड़ पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। ये खास बात है। सल्फर की कमी से क्या होगा, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होंगी ना वो पीली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। और पौधे में फल नहीं बनते, पौधे में फल नहीं बनते। मेन बात है ये कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, सल्फर की एक ही बात है। अगली क्या बातें हैं, शाकीय वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि सल्फर क्या करता है, शाकीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और जड़ व बीज के निर्माण को उत्तेजित करता है। जड़ के निर्माण और बीज के निर्माण को ये उत्तेजित करता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दलहनी, ये बात और इंपॉर्टेंट है। सल्फर होगा ना वो दलहनी फसलों में जड़ों में गांठों का निर्माण करता है। कुछ याद आ रहा है? चलो मैं बता देता हूं। जब हमने पादप जगत किया था तो वहां पर मैंने आपको अवर्तबीजी पादपों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को आपको समझाया था। तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जड़ें गांठें युक्त होती हैं। तो उन गांठों को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, उन गांठों को बढ़ाने में आपका सल्फर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, सल्फर हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसकी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या, कमी से पीली पत्तियां हो जाती हैं और दलहनी फसलों में जड़ों में गांठों के निर्माण में हेल्प करता है। चलिए अगला है आपका पी, पी फॉर फास्फोरस, पी फॉर फास्फोरस होगा। ठीक है, एस फॉर सल्फर। इस तरीके से चीजें याद रखो आप। कभी आपको एबीसीडी, चलो एक काम करना, वैसे होमवर्क नहीं है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट है। अवर सर ने देखना, पूरी एबीसीडी लिखना, उसमें मजा आएगा। ठीक है, ए फोर क्या होता है, बी फोर क्या होता है, सी फोर क्या होता है, डी फोर क्या होता है, ऐसे सारा लिखना आएगा। ठीक है, चलिए अगली बात है, फास्फोरस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल व फोस्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। जो आपका फास्फोरस होता है ना वो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। सर न्यूक्लिक अम्ल में? हाँ जी, न्यूक्लिक अम्ल में। डीएनए के जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें फास्फोरिलिक बंध बनता है। ठीक है, वो मैं आपको डीएनए वाले में बताऊंगा। वहां पर डीएनए की जब स्ट्रक्चर बनती है तो वहां पर जो आपका फास्फोरस होता है ना, फास्फेट समूह के रूप में वो एक बंध का निर्माण करता है। ये 12th क्लास की बायोलॉजी की बात है। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें होती है। तो आपका न्यूक्लिक अम्ल में भी फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोलिपिड पदार्थों में भी पाया जाता है। कौन से? फास्फोलिपिड। तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड पदार्थों में आपका फास्फोरस पाया जाता है। एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। अगली है, कोशिका निर्माण में हेल्प करता है। बिल्कुल कोशिका निर्माण, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में है तो कोशिका निर्माण तो होगा ही होगा।
बीज निर्माण में बिल्कुल भी करेगा, फसलों की परिपक्वता में भूमिका निभाता है। जहां पर कोई चीज का विकास या कोई चीज का निर्माण आ जाए तो वहां पर प्रोटीन होगा, बस प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा और आपका फास्फोरस होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपका के फॉर कैलियम। सर ये क्या नया नाम ले लिया? अभी तो आपने पोटेशियम बताया था, के का पोटेशियम बताया था ना, लेकिन मैंने तो कैलियम ले लिया। इसका नाम पोटेशियम का एक नाम कैलियम भी होता है। ठीक है, क्या होता है? कैलियम। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कैलियम यानी कि पोटेशियम। चलो कंफ्यूज मत होना भाई, पोटेशियम ही रख लो याद। कुछ बातें एक्स्ट्रा में होती है, दिमाग में अटक जाती है बस। पौधे की वृद्धि में हेल्प करता है, पौधे की वृद्धि में हेल्प करता है। अगर पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाए ना तो पत्तियों में अंगमारी रोग हो जाता है। कौन सा? अंगमारी। ये याद रखना है। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोटेशियम की कमी से पत्तियों में अंगमारी रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रोग? अंगमारी रोग। कौन सा रोग? अंगमारी रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है, प्रकाश संश्लेषण को अवरुद्ध कर देता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। किसकी? पोटेशियम की अगर कमी हो गई ना तो यह प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भी अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। बस ठीक है, चलिए इसको आपको खास बात बता दी, पोटेशियम की बता दी, सल्फर पोटेशियम की आपको अंगमारी में ध्यान रखना है। क्या रखना है? अंगमारी रोग ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका अगला जो रहेगा वो देखते हैं कौन सा होता है। अगला तत्व देखते हैं कौन सा है। कैल्शियम। अगला है आपका कैल्शियम। इसकी क्या खास बात है? डीएनए आरएनए को प्रोटीन से जोड़ने में हेल्प करता है आपका कैल्शियम। क्या करता है? पोटेशियम जो आपका कैल्शियम है वो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए को किससे जोड़ेगा? प्रोटीन से। किससे जोड़ेगा? प्रोटीन से जोड़ेगा। कौन? आपका कैल्शियम। ठीक है, अगली बात, गुणसूत्र निर्माण में। किसके निर्माण में? गुणसूत्रों के निर्माण में। किसके निर्माण में? गुणसूत्र निर्माण में भी आपका हेल्प करेगा। कौन? कैल्शियम। वसा का संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? वसा का संश्लेषण करेगा। अगला और क्या काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल के परिपक्वन में। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल वही प्रोटीन वाली बात, इसके परिपक्वन में हेल्प करेगा। कौन? आपका कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे में बीज नहीं बनेंगे। एक तो क्या बनने नहीं बनेंगे? बीज नहीं बनेंगे और क्लोरोफिल ढंग से कार्य नहीं करेगा। क्लोरोफिल ढंग से कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, थकान होती है वगैरह वगैरह, उसी प्रकार से क्लोरोफिल में भी ऐसा कुछ होता होगा ना। मजाक में बता रहा हूं ताकि दिमाग में अटक जाए। क्लोरोफिल भी ढंग से काम नहीं करेगा। क्यों? उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर इसको धूप में बिठाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बातें ध्यान रखिए। एक तो बीज नहीं बनेंगे, क्लोरोफिल ढंग से कार्य नहीं करेगा कैल्शियम की। आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। कोई इसमें वो नहीं है कि आपको ये बात ध्यान में नहीं रखने वाली, सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आपका कैल्शियम होता है कंप्लीट। अगला है एमजी। ये ओएमजी नहीं है, ये एमजी है। कौन सा? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। कौन? आपका मैग्नीशियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य तत्व कौन सा उत्तरदायी होता है? तो मैग्नीशियम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह क्लोरोफिल से संयोजन कर प्रोटीन संश्लेषण करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? यह क्लोरोफिल से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
अगर मैग्नीशियम की पौधों में कमी हो जाए तो पौधे पड़ जाएंगे पीले, और इसको बोलते हैं, पौधों में एक रोग हो जाएगा, पौधे पीले पड़ जाएंगे। पौधे पीले पड़ गए तो उस रोग को बोलते हैं हरिमहीनता, हरिमहीनता या क्लोरोसिस, हरिमहीनता या क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। ठीक है। अगला है, इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, हरिमहीनता ध्यान में रखनी है, प्रकाश संश्लेषण ध्यान रखना, यानी कि इसकी भी तीनों की तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है लोहा, आयरन, फेरम। श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण होता है, वेरी गुड भाई, श्वसन क्रिया में भी ये महत्वपूर्ण होता है, जंतुओं में भी महत्वपूर्ण होता है, पादपों में भी महत्वपूर्ण होता है। जंतुओं में क्यों महत्वपूर्ण होता है ये मैं आपको परिसंचरण में अच्छे से करवा चुका हूं। आयरन तत्व के बारे में मैं पूरा इसको खोल खाल के अच्छे से आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। श्वसन क्रिया, पौधों में श्वसन के लिए भी आपका आयरन तत्व यूज होता है। क्रेब्स चक्कर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेब्स चक्कर में आपको करवाऊंगा, अगर अपने सिलेबस में हुआ तो, ये पूरा साइकिल होता है, ठीक है। पौधे के जीव द्रव्य व क्रोमेटिन में पाया जाता है। आपका लोहा होता है वो पौधे के जीव द्रव्य में पाया जाता है और क्रोमेटिक में भी पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल होता है, यानी कि गुणसूत्रों का जाल होता है, उसमें भी आपका लोहा तत्व पाया जाता है। इसकी कमी से भी वही रोग होता है, हरिमहीनता, क्लोरोसिस। ठीक है। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर वो पूछ सकता है कि MgFe और आपका Mn, ये तीन तत्वों की कमी से पौधों में हरिमहीनता रोग होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अगला है, यहां से आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण है, क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हरिमहीनता रोग। अगला है Mn यानी कि मैग्नीज। ठीक है। क्लोरोफिल के निर्माण में हेल्प करता है ये, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में कौन हेल्प करता है, आपका Mn हेल्प करता है नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में। अगली है, पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। अगर मैग्नीज की पौधों में कमी हो गई ना तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो भूरी हो जाएंगी। ये बात है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगला है तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, श्वसन में उपयोगी होता है। जो आपका तांबा होता है ना वो श्वसन में उपयोगी एंजाइमों में पाया जाता है। पौधे श्वसन करेंगे, श्वसन करने के लिए उनको आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो उन एंजाइम्स में आपका कॉपर या तांबा पाया जाता है। चलिए, कमी से हरिमहीनता रोग होता है, कोई खास बात नहीं है। जिंक, जस्ता, इसकी कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। जिंक की कमी से पौधे बौने हो जाएंगे, फल का विकास नहीं होएगा, पत्तियां छोटी रह जाएंगी। चारे बातें एक ही जैसी है, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधा बौना रह जाएगा, फल विकास नहीं होगा, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, पौधा, है ना। यह है कौन, जिंक, यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में हेल्प करता है या उपयोगी होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल याद रखना है, इंडोल एसिटिक अम्ल। इसके बाद में है बोरोन, शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक। शर्करा, शर्करा के ट्रांसलोकेशन का मतलब शर्करा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए आपका बोरोन हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। अगला है मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में सहायक। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजों का बनना। ठीक है। तो नाइट्रोजन से जब नाइट्रेट और नाइट्राइट बनेगा तो उसमें भी हेल्प करेगा कौन, आपका मोलिब्डेनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी व पत्ता गोभी में विहपटेल रोग होता है। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी और पत्ता गोभी में विहपटेल रोग होता है। कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा में दो चार बातें हैं। धान का खीरा रोग, धान का खीरा रोग जिंक की कमी से होता है। धान यानी कि चावल, धान की बात कर रहा है। मटर का मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू का हाईबैक रोग होता है कॉपर की कमी से। और आम का लिटिल लीफ रोग, यानी कि लिटिल का मतलब छोटा, लीफ का मतलब पत्ती, तो आम का लिटिल लीफ रोग होता है वो आपका Zn की कमी से होता है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, क्लास को पेशेंस से देखना, पेशेंस बनाए रखना। क्लास लंबी हुई है मुझे भी पता है, लेकिन मैंने भी आपको इस क्लास को पूरा करवाने का पूरा मैंने आपको प्रयास किया है।
इसका अगला जो टॉपिक रहेगा अपना इसी क्लास का है भाई, पौधों में पोषण का अगला टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो मैंने 15 मिनट में खत्म किया था ना, वो मैंने आपको बेसिक तौर पे समझाया था, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा वो बड़ा होगा। ठीक है, देखो कितनी अच्छी हुआ है सिस्टम, लाइट भी चली गई, पर चलो कोई बात नहीं, अब तो क्लास ही कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और फिर भी किसी भी चीज में आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।